नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी का स्वागत है जीजीडी प्लेटफॉर्म पर। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और पिछले 2 टॉपिक जो हमारे हो चुके हैं, उम्मीद करता हूं आप सबको वो टॉपिक जो हैं कंठस्थ होंगे, और कंठस्थ है या नहीं है इसकी जानकारी भी हम अभी थोड़ी देर में ले लेंगे। निश्चिंत रहें। रही बात, आपको संज्ञा की जो पीपीटी है वो मिल गई थी, तो आपके कमेंट्स इस तरह से आ रहे होंगे, सर वर्ण वाली पीपीटी आपने नहीं डाली। तो वर्ण वाली पीपीटी भी आपके जो हैं वो डाल दी जाएगी। निश्चिंत रहें, धैर्य रखें, सब कुछ काम होगा, तरीके से होगा, व्यवस्थित रूप से होगा। तो आज हमारी जो क्लास है उसका टॉपिक रहेगा सर्वनाम, है ना। और शानदार तरीके से अगले 30 मिनट बाद सर्वनाम भी आपके जो हैं कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें आप लेकर जाओगे जिससे आपकी ज़िंदगी में कभी सर्वनाम का क्वेश्चन गलत ना हो। जैसे आपने भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण सीखा, उसकी आज प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करवाऊंगा मैं, है ना। इसके अलावा एक अपने बुक को लेकर काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर जो है हिंदी व्याकरण की कोई बुक बताओ, सर आपकी कोई बुक आती है क्या, सर ये बताओ। तो देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो मेरी बुक है हिंदी व्याकरण की, वो अभी थोड़ा सा समय लग जाएगा, क्योंकि अभी हमारा जो काम चल रहा है, विशेष रूप से जो प्रूफ रीडिंग चल रही है, वो हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन नाम से हिंदी साहित्य की किताब आने वाली है। और वो किताब जो है वो नेट के लिए, हिंदी साहित्य का इतिहास, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, यूजीसी नेट, सेट वगैरह, इन चीज़ों के लिए हिंदी साहित्य पे काम चल रहा है। तो अभी हिंदी व्याकरण की किताब जो है वो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी किताब सजेस्ट करूंगा। क्योंकि एक जो किताब आपने देखा होगा कि ये जो किताब है, इसको अधिकांश पढ़ने वाले जो हैं या सिलेक्टेड लोग हैं वो ज़्यादा इस किताब को सजेस्ट करते हैं। क्या नाम है? नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना। लेकिन ये किताब पिछले 6 साल से अधिक हो चुका, अभी तक ये किताब प्रकाशित होनी ही बंद हो गई थी। 9, 10, 11, 12 के लिए आती थी पहले ये नवीन हिंदी व्याकरण। तो अब जो मार्केट में है वो कहीं ना कहीं ओरिजिनल किताब तो है ही नहीं। जब 6, 7, 8 साल हो चुके हैं तो ओरिजिनल किताब है नहीं, ठीक है। तो ये किताब तो आपको मिलने से रही, वो है जो कॉपी है, तो फिर वही रामायण वही रहेगी, है ना। अब रही बात ये रचना प्रबोध वाली किताब, ये अपने सिलेबस में लगती है, तो ऑब्वियसली ये किताब तो सिलेबस में लगती है तो अपने पास होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे पास कोई थोड़ी सी विस्तृत किताब हो, कुछ बढ़िया कंटेंट मिल जाए और यही किताब अपने को पूरी वापस मिल जाए, ऐसी कोई किताब, तो ये किताब नवीन हिंदी व्याकरण नाम से एवं रचना, नवीन हिंदी व्याकरण एवं रचना नाम से जो किताब है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर 9, 10, 11, 12 के पाठ्यक्रम के अनुसार है। यानी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टॉपिक जो है अच्छे से ढंग से दे रखे हैं। और इस बात की जो है पुष्टि मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि हमारी जो हिंदी साहित्य का दिग्दर्शन किताब है, वो किताब भी हम जो है एक ऐसी महान हस्ती से जो चेक करवा रहे हैं, जिनको अभी पीछे अनुवाद पुरस्कार वगैरह मिले हुए हैं और त्रुटि निकालने में 1 नंबर टीचर रहते हैं, मतलब टीचर हैं। तो ठीक ऐसे ही आप जो हैं, आप, सर का नाम है रतनलाल जी गोयल, भावी साहब जो हैं, भावी साहब नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आप, मैंने सर का परिचय पढ़ा, तो परिचय में सबसे बड़ी बात है कि पहले जब ये किताबें आती थी तो सर जो है त्रुटियां चेक करने में विश्वास, मतलब काफ़ी त्रुटियां जो चेक करते थे और कोई गलती होती थी उससे सुधारते थे। तो जो टीचर त्रुटियां पकड़ने में एक्सपर्ट हो, यानी उस किताब में गलतियां कम से कम होंगी, उस किताब में गलतियां कम से कम होंगी, ये एक चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूर्व लेखक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान तो एक अनुभवी हैं, और याद रखें कि ज्ञान कितना ही क्यों ना हो, लेकिन अनुभव के आगे हमेशा हारता आया है। हम चाहे कितनी भी किताबें पढ़ ले, कितने विद्वान बन जाएं छोटी सी उम्र में, लेकिन आप अनुभवी हैं, आपके आगे हम कभी भी, आपके आगे हम बच्चे ही रहेंगे। तो ये एक चीज मुझे अच्छी लगी कि एक अनुभवी व्यक्ति जो है ये किताब को मतलब मार्गदर्शन कर रहा है। तो फिलहाल आप जो है इस किताब को रखें। और देखो, मेरा तो ये मानना है कि व्याकरण की किताब मार्केट में कोई भी आए, आप हिंदी के स्टूडेंट के पास होनी चाहिए। मैं तो, मेरे पास ऐसी कोई किताब नहीं है व्याकरण की जो मेरे पास नहीं हो, बल्कि कामता प्रसाद गुरु के 2 संस्करण हैं। और ये किताब जब मुझे गौरव सर ने भेजी, बोला सर ये किताब कैसी अच्छी है, तो मैंने सर से, गौरव सर से सीधी एक ही बात बोली, मैंने कहा सर पहले मैं इस किताब को देखूंगा, मैं देखूंगा और देख के फिर मैं आप सजेस्ट करूंगा बच्चों को। तो मैंने किताब देखी, फिर मुझे लगा कि हाँ, इस किताब की कमी जो है वो ये किताब पूरी कर सकती है। तो ऑब्वियसली मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। वरना एक सोच के देखिए, मैं भी हिंदी का हूँ, सर भी हिंदी के हैं, तो मुश्किल, लेकिन अच्छी चीज़ें जो होती है
उनके प्रचार में कोई भी जो है ऐसा नहीं है। तो आप और बच्चों के लिए सजेस्ट कर रहे हैं कि भाई आपके पास अभी किताब नहीं है तो आप फालतू इधर उधर भटके नहीं, बल्कि इस किताब को लें। इस किताब में इसकी कमियां पूरी हो जाएगी, ये एक चीज मुझे अच्छी लगी। और दूसरी चीज, सर जो हैं अनुभवी हैं। तीसरी चीज, त्रुटियां निकालने में एक्सपर्ट, इसका मतलब समझें कि गलती के चांसेस 0% रहेंगे, तो ये बहुत अच्छी। इस किताब में मैं आपको एक कमी बता सकता हूं, इस किताब में भी जब शायद प्रत्यय दे रखे हैं वहां पे दशरथ धन और उसके बाद गलती से, मैं क्या कर रहा हूं, गलती से मैं कमी नहीं निकाल रहा हूं, त्रुटि गलती से रहती है, ई लिख रखा है और फिर जो है दास रथी इस तरह से कर रखा है। तो अब पता है कि भाई इसके आसपास वाले सारे जो हैं वो ई छोटा पड़ती है लेकिन यहां बड़ी, तो ये त्रुटि गलती से हुई है इस किताब में, समझ रहे हो। लेकिन इस किताब में जब दोबारा चेक किया तो मुझे नहीं लगता कोई गलती के चांसेस रहेंगे, ठीक है। तो और इसके अलावा तो मैं क्या कहूं आपको, आप सारे समझदार हैं। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम। संज्ञा हमने पढ़ा, संज्ञा था नाम, संज्ञा था नाम। नाम हमेशा विशेष होता है। नाम क्या होता है, विशेष। इसका नाम है पेन, तो ये जब मैं इसको कहूंगा पेन, तो इसका मतलब ये क्या है, दुनिया के तमाम पेन इसमें शामिल होते हैं माना, लेकिन जो इसकी जाति के हैं उनका एक विशेष नाम हो गया पेन। लेकिन यहां ये है सर्वनाम। सर्वनाम मतलब होता है सबका नाम, सबका नाम अर्थात सबका नाम अर्थात ये होता है कि भाई वो नाम, वो शब्द जो सबके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, मैंने इसको कहा इसको इधर लाओ, इसे इधर लाओ, इसको तो गलत हो जाएगा, व्याकरण त्रुटि है इसमें, तो इसे इधर लाओ, इसे मेरे पास लाओ, यह तुम ले लो। अब जो मैंने शब्द यूज किया यह, मैं यह को इसके लिए भी प्रयुक्त कर सकता हूं, मैं यह को इसके लिए भी प्रयुक्त कर सकता हूं, मैं यह को इस घड़ी के लिए भी प्रयुक्त कर सकता हूं। तो जो शब्द सबके लिए प्रयुक्त हो सकते हैं वो होते हैं सर्वनाम, और जो किसी विशेष वस्तुओं के लिए ही प्रयुक्त हो सकते हैं वो होती है संज्ञा। तो नाम और सबके नाम में यह अंतर है। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम, अर्थात सभी का नाम। सभी का नाम मतलब मेरा, तेरा, उसका, सबका। जैसे ये शब्द लेते हैं मेरा, मैं अपने बारे में बोलूंगा तो बोलूंगा मेरा नाम नरेंद्र दान चारण है। आप बोलोगे तो क्या बोलोगे, मेरा नाम कैलाश चौधरी है, मेरा नाम राजवीर चौधरी है, मेरा नाम राजवीर सिंह राठौड़ है, मेरा नाम गौरव सिंह हणेराव। इस प्रकार से आप, यानी हर व्यक्ति इन शब्दों को अपने लिए प्रयुक्त कर सकता है। तो यह है सबका नाम। अच्छा, फिर बात आती है इस सर्वनाम की आवश्यकता क्यों पड़ी, आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि हमें सर्वनामों की आवश्यकता पड़ने लगी। तो इसका उत्तर होता है कि संज्ञा की पुनरुक्ति रोकने के लिए, पुनरुक्ति जो दोष आता है उसको रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सर्वनामों की जरूरत पड़ी। जैसे हमने कहा एक राजा, अयोध्या के राजा दशरथ थे, दशरथ की 3 रानियां थी, दशरथ के 3 रानियों से 4 पुत्र थे। दशरथ जो है वचनबद्ध हो जाते हैं, दशरथ राम को वनवास के लिए मनाते। इस प्रकार से बार बार जब मैं बात दशरथ की ही कर रहा हूं तो बार बार मैं दशरथ 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 प्रयुक्त करता हूं, तो उसमें पुनरुक्ति दोष आता है। तो मैं एक बार तो उस व्यक्ति का नाम ले लूंगा कि दशरथ के 4 रानियां थी, उनके 3 रानियां थी, उनके 3 रानियों से 4 पुत्र थे, उन्होंने अपने। तो अब मैं एक बार नाम प्रयुक्त करके बाद में उनकी जगह सर्वनामों का प्रयोग करता हुआ चलूंगा। तो संज्ञा की पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए जो है वो सर्वनामों की आवश्यकता पड़ती है। कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी बताइए, 11। ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक समय था जब हम भी, और एक समय है जब आज भी कुछ बच्चे हिंदी में सर्वनामों की संख्या को लेकर यूं कहते हैं कि हाँ हमने पढ़ रखा है 4 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। इस प्रकार से ये प्रकार और भेद का जो अंतर है मैं बताता हूं। अभी जब 10th बोर्ड के पेपर हुए थे तो उसमें आया था शायद कि प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय था या उपसर्ग, ऐसा प्रश्न आया था कि कितने प्रकार के होते हैं। तो सॉरी, उपसर्ग था, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो अधिकांश बच्चे लिख रहे हैं 22 22 22 22 22। बोर्ड ने क्या आंसर माना, 3। क्यों, उन्होंने मान लिया संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, विदेशी उपसर्ग, तो 3। तो उन्होंने प्रकार पूछे थे, उन्होंने उपसर्गों की संख्या नहीं पूछी थी कि भाई हिंदी जो कुल उपसर्ग है उपसर्गों की संख्या कितनी मानी जाती है, संस्कृत के जो उपसर्ग है उनकी संख्या। प्रश्न की लैंग्वेज, भाषा शैली जो समझना सीख गया
उसका उत्तर कभी गलत नहीं होता, ये मान के चलें। और मैं आपसे हमेशा कहता हूं, मैं तो पिछली मैंने रीट की मेंस के अंदर मैंने पूरी एक टेस्ट सीरीज करवाई थी 150 क्वेश्चन की। सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज तो मेरी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थी, है ना। काफी राजस्थान में अच्छे अभ्यर्थी, पूरे मतलब लाइब्रेरी वगैरह हर जगह, ये लगभग शायद 20 लाख व्यूज उस पे आए थे, तो ये बहुत बड़ा था सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज में। तो एक सबसे बड़ी चीज क्या आती है, मैं हमेशा बोलता हूं कि आप मान के चलो, मेरे पास कल ही एक फोन आया और एक मैसेज आया था, वो मित्र शायद देख रहा हो क्लास, कि सर रीट का पेपर बिगड़ गया, बहुत मेहनत की थी। आप में से भी बहुत से साथी होंगे जिनका रीट का पेपर बिगड़ गया, जबकि तैयारी में कमी नहीं थी, तैयारी बहुत जबरदस्त थी। कुछ बहनों की तैयारी बहुत अच्छी थी, घर का काम, जिम्मेदारियां, तानने वानने सुना के जैसे तैसे तैयारी कर रहे थे। 2-3 महीने मांग रखे थे, मतलब ऐसे मांग रहे हो जैसे किसी से भीख मांग रहे हैं, अपने ही भविष्य का निर्माण करने के लिए, परिवार के भविष्य का निर्माण करने के लिए, बच्चों के भविष्य का निर्माण करने के लिए। जैसे हम कोई भीख मांग रहे हैं कि हमें 2 महीने दे दो तैयारी करने के लिए, हम सिलेक्शन निकाल लेंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे तो, सुनता हूं ना, बोलता हूं तो। और उस दौरान इतनी अच्छी मेहनत करने के बाद भी 150 प्रश्न आए और हम लोग, तैयारी में कमी नहीं थी, हम लोगों का स्कोर आके ठहर गया 100, नियर अबाउट 105, लगभग 105 के आसपास। क्या 105 वाला ही पेपर था? नहीं, ऐसा तो नहीं था। हिंदी तो बहुत सरलदायी थी, कुछ 5-7 क्वेश्चन तो बड़े बेकार आ गए। वो बेकार क्यों आए थे? क्योंकि वो सारे क्वेश्चन डिट्टो, रचना प्रबोध, नवीन हिंदी व्याकरण वगैरह इन किताबों से उठाए हुए थे। मैं तो एक एक बता सकता हूं। अब क्यों हुआ ऐसा? तो सर आप बताओ, इसमें से कितने सही कर सकता था कोई व्यक्ति? मैं आपको बताऊं, आप अगर समझदारी सूझबूझ से करते, सूझबूझ से बता रहा हूं, औसतन बता रहा हूं, मैं इंटेलिजेंट अभ्यर्थियों की बात नहीं कर रहा, औसतन आप में से कईयों को पता है कि सर मैं इतने सही कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया, गलती हो गई। आप औसतन 115 क्वेश्चन सही कर सकते थे। ओबीसी का हो, चाहे एससी का हो, एसटी का हो, एमबीसी का हो, आई डोंट केयर, 115 क्वेश्चन सही करते थे। हुआ क्या, मैं बताता हूं। पेपर में टोटल ही 15 से 20 प्रश्न ऐसे थे जिनको मैं नाम देता हूं हाबू। क्या थे? हाबू थे। ये 15-20 क्वेश्चन हर पेपर में, यानी 150 का 15 यानी 10%, हर पेपर में 10% क्वेश्चन जो होते हैं वो सिर्फ डराने के लिए आते हैं। उनको छूना नहीं चाहिए कभी, उनको हल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब हुआ क्या, कुछ अभ्यर्थी ये सोच के गए थे कि अपने तो 10-15 इन हाबुओं को छूना ही नहीं है, वो तो 115 प्लस भी निकाल गए। अब कईयों ने क्या किया, पेपर अटेंड करना आया नहीं, इन हाबुओं से जा के कुचरनी की, मारवाड़ी में बोलते हैं ना, कुचरनी की, जा के कुचरनी की। अब ये 20 में से किसी ने, मान लो 15-20 क्वेश्चन में से किसी ने 10 अटेंड कर दिए, किसी ने 12, ये 12 तो गए, 4 सही और ले गए, 4 सही और ले गए, 16 क्वेश्चन वैसे गए। फिर कुछ आते हुए क्वेश्चन छोड़ दिए कि ज्यादा अटेंडिंग कर रहा हूं, यूं करके आप लोग खराब हो जाते हो। अगर वहीं कोई स्टूडेंट 120 पे ही हाथ मारता कि भाई अपने को तो 120 के आसपास, बस 120 से 125 क्वेश्चन सही करता ढंग से, समझदारी से, तो शायद वो सिलेक्शन निकाल सकता था। लेकिन ये ज्ञान नहीं है। आप में से जितने ज्यादा स्टूडेंट देखेंगे उतने ज्यादा कहेंगे सर ज्ञान दे रहे हो। ज्ञान नहीं, आप खुद सोचिए, आपकी तैयारी अच्छी थी, सिर्फ गलती होने का कारण था आपकी कहीं ना कहीं हड़बड़ाहट, घबराहट और पेपर अटेंड न करना आना, ये सबसे बड़ी कमी थी, आप अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन मैं आपसे अब की बार भी यही कह रहा हूं कि रेगुलर क्लासेस के साथ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपने 3 इडियट देख रखी होगी, उसमें कहता ना कि सक्सेस के पीछे मत भागो, नॉलेज के पीछे भागो, सक्सेस जकमार के पीछे आएगी। और मैं उसी सिद्धांत, मैं कोई आमिर खान को गुरु नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं सही चीज की, और ये सही चीज है। तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या बताइए 11। तो पहले तो आपको 11, सर उस किताब में 12 लिखी हुई, आप 11 बता रहे हो, गलत है। ये मैंने क्या हवाला क्या दिया है, ये इससे मोटा हवाला है ही नहीं व्याकरण में, बात खत्म। चलिए, अब कई बार पूछ लेते हैं कि सर्वनामों में निम्न में से शामिल नहीं है, तो वहां पे देखिए आप मैं, तू, आप, 3 इनको अलग कर लीजिए। क्यों? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो ये एक एक तो हमने यहां से ले लिए। फिर हमने ले लिए यह वह, निश्चयवाचक सर्वनाम में से 2 ले लिए। फिर हमने ले लिया सो जो, संबंधवाचक में से ले लिए 2, ठीक है। फिर हमने ले लिया कोई और कुछ, ये 2। फिर हमने ले लिया कौन और क्या, कौन और क्या। अब ये कितने हो गए? 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। तो ये कितने हो गए? 11। अब इस आप को, सर ये तो आप, वो आप है निजवाचक वाला, हाँ बिल्कुल
आप उसको याद करवाने का तरीका है मेरा ये, ठीक है। 11 हो गए। अब पूछ लिया कि इनमें से कौन सा नहीं है। ज्यादा कौन सा पूछते हैं बताता हूं। वो आपसे यूं पूछते हैं कि कोई, किसी, कुछ और सो, इन चार में से, निम्न में से कौन सा सर्वनाम नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूं लोग, आधे से ज्यादा लोग इस प्रश्न को समझे बिना क्या करेंगे, अल्ले तीन तो बेआवे अनिश्चयवाचक है, ओ सो है, हो गयो, ओ हाबुयो, ध्यानु करनो प्रश्न, यही गड़बड़ होती है। क्यों? हमें याद है अनिश्चयवाचक कोई, किसी, कुछ। अरे उस वक्त आपको ये लाइन याद आ जाए, मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, सो, कुछ, कौन, यानी केवल कोई और कुछ ही शामिल होता है, किसी शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इन 11 में किसी को स्थान क्यों नहीं दिया, अभी बताता हूं। इसलिए नहीं दिया क्योंकि यह सर्वनाम का रूप है। रूप समझते हो? राम, रामो, रामा संस्कृत में चलते हैं, वैसे ही मैंने कहा कोई ने मेरी किताब चुरा ली। क्या बोला मैंने? कोई ने मेरी किताब चुरा ली। तो यह वाक्य शुद्ध है क्या? नहीं बोलूंगा मैं। क्या इसे कैसे बोलना चाहिए? कोई ने मतलब किसी ने मेरी किताब चुरा ली। क्या? किसी ने मेरी किताब चुरा ली। तो जब ये कर्ता विभक्ति ने लगी तो कोई जो है वो कन्वर्ट होकर किस में आ गया? किसी में आ जाता है। तो यानी कोई और किसी तो एक ही चीज है, इसलिए कोई, कुछ सर्वनामों शामिल है, किसी सर्वनामों में शामिल नहीं है, क्योंकि ये तो इसी का रूप माना जाता है। बात समझे? इसलिए शामिल नहीं है। तो ये होगी 11। अब यहां पर आपको बीच में मैंने कुछ शब्द लिख रखे हैं पहले से ही, ठीक है। आप 2 मिनट दूंगा मात्र आपको इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनानी है। 2 मिनट दूंगा, आप चाहे तो कॉपी पेज पे बनाएं और चाहे तो कमेंट करें। कुछ लोग तो गप्पे लड़ाने के लिए आते हैं, कमेंट, है ना। शुरू हो गए होंगे, कहां से हो? और मैं यहां से हूं। ठीक है, चलने दो, मजा है, आनंद लो, जिंदगी का आनंद लो। एजुकेशन विद एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के साथ शिक्षा, वही चलनी चाहिए। तो देखिए आपने बना लिए होंगे, मैं ऊपर से बनाना स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले उदार से आप बनाओगे तो भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? उदारता। सुभग से आपसे नहीं बनी होगी, सौभाग्य, सुभग यानी सौभाग्य। प्रसन्न से प्रसन्नता। उधार से उधारी। कटना से क्या होगा बताओ? कटना से कटाव। और काटना से कटाई। देखो 2 शब्द हैं, समझ जाना बात को। तीव्रता, परायापन। खेत से खेती, और अगर किसान आता तो किसानी। दास से दास्य, या फिर एक और बन जाएगा दासता। समझ गए बात? तो ये इस प्रकार से बनते हैं। क्या बनते हैं? ये भाववाचक संज्ञाएं बनती है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिस अगर हम कर लेना, रोज मान लो 3-4 क्लास में मैं आपको 10-10 दूंगा, तो आपके समझ आ जाएगा कि अच्छा इस तरह से भाववाचक संज्ञाएं का निर्माण होता है। अब मुझे पता है आप यहां कंफ्यूज हुए होंगे और यहां कंफ्यूज हुए होंगे, बाकी आप कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो अब पीपीटी देखो, जो क्लास देखेगा ना उसी के ये पीपीटी काम आएगी, बाकी ग्रुप में डालने से कुछ नहीं होता। ये जो आप सोचते हो ना कि पीपीटी का लाभ, ये पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, ये किताबों में, हर किताब में पढ़ा है, स्पेशल कुछ नहीं है। जो मैं बोलता हूं ना वो स्पेशल है, ठीक है। तो अब मैं ये तो मिटाऊंगा क्यों, मुझे यहां और समझानी है चीजें। अब अल्ले सर हमने तो लिखा ही नहीं था। भैया थोड़ा सा स्पीड रखो, और स्क्रीनशॉट लेने की एक सुविधा मोबाइल वालों ने दे रखी है, वो भी लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा। अब देखिए हम बात करते हैं, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के 6 भेद माने जाते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। पहले हम इसकी बेसिक जानकारी यहीं लेते हैं, क्योंकि मैं जो पढ़ाऊंगा वो सब आगे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको यहां पढ़ाना चाहूंगा। देखो सबसे पहले पुरुषवाचक है। दिमाग में एक बात तो याद रखना कि ये हमेशा किसी न किसी व्यक्ति के लिए आएंगे। पुरुषवाचक के 3 भेद होते हैं, आप जानते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य। ये 3 भेद होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और इसको भी आप याद रखते हैं। अब परिभाषा में उलझते हैं कई बार कि वक्ता अथवा लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो उत्तम पुरुष होते हैं। यानी मैं, अब मान लो बोलने वाला, वक्ता कौन? बोलने वाला। मैं बोलते समय
अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा या मैं लिखते समय मेरे लिए जिन शब्दों का प्रयोग करूंगा वो उत्तम। यानी मैं हमेशा उत्तम हूं, मैं हमेशा उत्तम हूं और तुम हमेशा मध्यम हो। तो वक्ता यानी मैं, बोलने वाला यानी मैं, लिखने वाला यानी मैं, अपने लिए तो मैं का प्रयोग करूंगा, लेकिन पढ़ने वाले यानी आप और सुनने वाले यानी आप। वक्ता जब सुनने वाले के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा तो वो होगा मध्यम, यानी तुम हमेशा मध्यम हो। मैं उत्तम हूं और तुम मध्यम हो। यही बात जब आप बोलोगे तो कैसे बोलोगे कि मैं उत्तम हूं और तुम मध्यम हो। जाओ गुरुजी, आपसे आज मध्यम, हम उत्तम हो गए। गुरु गुड़ रह गया, चेला शक्कर बन गया। ठीक है। और वह अन्य, थारे मारे बीच में तीसरो आदमी आनो ही नहीं चाहिए। तो मैं उत्तम तुम मध्यम, वो तीसरा अन्य है, उसकी बात ही नहीं करेंगे। तो उत्तम मैं, तुम और वह। अब क्या होता है, इनके रूप बनते हैं। मैं, मेरा, विभक्तियां लगती है कार की है, मुझे, मैंने, ये तो इस तरह। फिर बहुवचन बना लो, हम, हमारा, हमने, हमसे, इसी तरह तुमने, है ना, तुम्हें, इस तरह रूप बनते हैं। आगे लिखे हुए हर चीज, वह, ठीक है, उसने, उससे, इस प्रकार से जो है रूप बनते हैं। फिलहाल शॉर्टकट में फिर बात करेंगे निजवाचक की। तो जब निजवाचक की बात करेंगे हम, तो निजवाचक में क्या होता है, वक्ता कौन, बोलने वाला, ये वक्ता, बोलने वाला कर्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, मैंने अपने लिए नहीं बोला है, कर्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है वो निजवाचक होते हैं। जैसे मैं अपने, पहले मैं हूं, कर्ता कौन है, मैं हूं, तो मैं कहूंगा मैं अपने आप खा लूंगा। मुझे कहा खाना खा लो, ला खाना खिलाता हूं तुझे। माँ ने कहा, मम्मी ने कहा ले मैं तुझे खाना खिलाती हूं बच्चे को। बच्चा कह रहा है मैं अपने आप खा लूंगा, तो माँ को आ गया गुस्सा। तो अब की बार मैंने क्या, तो माँ अब कह रही है तुम अपने आप खा लो। अब थोड़ी देर बाद बच्चे को जब भूख लगी तो बच्चा आया खाना खिला, तो वो माँ क्या बोल रही है, तुम अपने आप खा लो। उस वक्त तो नाटक ज्यादा कर रहा था, तुम अपने आप खा लो। तो देखिए कर्ता के लिए जिन शब्दों का प्रयोग होता है, तुम अपने आप, है ना, यही अपने आप मैं के लिए प्रयुक्त हुआ, यही अपने आप तुम, और उसके बाद वह अपने आप खा लेगा। अब क्या है कि मां जैसे खिलाने लगी तो बीच में पिताजी कूद पड़े, उन्होंने कहा तू रहने दे, अपने आप खा लेगा। नाटक आते ही बहुत है इसको। तो वह अपने आप खा लेगा। अब अपने आप किसके लिए प्रयुक्त हो गया, यानी निजवाचक सर्वनाम में जो शब्द आते हैं वो उत्तम, मध्यम, अन्य तीनों के लिए प्रयुक्त होते हैं। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा मैंने निजवाचक को सेकंड नंबर पे ही लिखा है, लास्ट में नहीं लिखा। बाकी आप ज्यादातर लास्ट में पढ़ोगे, क्योंकि ये निजवाचक में जो शब्द आते हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। जैसे आप, खुद, स्वयं, स्वतः, ये सारे। तो निजवाचक हमेशा इन तीनों के लिए प्रयुक्त होता है। बात करेंगे निश्चयवाचक की। जब हम बात करेंगे आगे, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में होता क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम में निश्चितता रहती है। आप तो शब्द कोई पकड़ लो, निश्चितता, किसी चीज की निश्चितता रहती है। अब दूर की वस्तुओं के लिए वह शब्द प्रयुक्त होता है और निकट की वस्तुओं के लिए यह शब्द प्रयुक्त होता है, वो हम आगे चर्चा करें। अनिश्चय में अंत तक अनिश्चय बना रहेगा। समझ ही नहीं आता कि आखिर कोई काम हुआ है तो किसने किया है। कोई मान लो ये पता है कि काम हुआ है ना, लेकिन ये नहीं पता। जैसे किसी ने तो चुराया है, मतलब पता है कि चीज चोरी हुई है लेकिन किसी ने तो चुराई है। तो यूं इस तरह से पता है कि काम हुआ है लेकिन अनिश्चय रहता है कि किया किसने। प्रश्नवाचक तो एकदम प्रश्न करता है, सीधा संबोधन है, कोई खास नहीं है। संबंधवाचक में दो चीजों का संबंध रहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चल। अब हम शुरुआत करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की। पुरुषवाचक सर्वनाम की, तो पुरुषवाचक सर्वनाम कहता है जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता, श्रोता या किसी अन्य के लिए किया जाता है, या किसी अन्य के लिए किया जाता है, वहां क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। वहां क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार, तो सबसे पहले हमने पढ़ा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष यानी जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक अपने लिए करता है। मैंने कहा ना, मैं वक्ता, मैं बोलने वाला, मैं लेखक। तो वक्ता या लेखक अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, तो ये जैसे शब्द है, ये कौन प्रयुक्त करेगा, मैं करूंगा, मैं ही करूंगा ना। मैं, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, हम, हमारा, हमारे, हमको, हमें, हमसे,
आदि, तो ये शब्द मैं अपने लिए प्रयुक्त करूंगा तो ये क्या कहलाएंगे? उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जैसे मान लो वाक्य में प्रयुक्त करना पड़े तो वाक्य में कैसे प्रयुक्त करेंगे? जैसे मैं गीत गाने वाला हूं, दिल थाम के बैठिए, मैं गीत गाने वाला हूं, आप सुनने के लिए तैयार हो जाइए, है ना। हाँ, गला साफ करूंगा, मैं गीत गाने वाला हूं, तो आगे चलिए। इसी तरह हम गीत सुनने के लिए तैयार हैं। अब आप बीच में बोल गए कि सर आप गाने वाले हो, तो हम सुनने के लिए तैयार हैं। तो अब देखिए हम, यानी आप ज्यादा हो तो आपने अपने लिए बहुवचन प्रयुक्त किया, मैं सिंगल था इसलिए मैंने मैं मेरा, यानी मैं बोलूंगा तो मैं इन शब्दों का प्रयोग कर लूंगा, आप बोलोगे तो आप भी इन अपने शब्दों के लिए, ये शब्द आप अपने लिए प्रयुक्त कर लोगे। तो वक्ता, वक्ता चाहे कोई भी हो, मैं हूं, आप हो या तीसरा व्यक्ति हो, वक्ता अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो सारे उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में जाएंगे। फिर आता है मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम यानी अब मैं तो बोलने वाला था, या उस वक्त आप बोलने वाले थे, या कोई तीसरा व्यक्ति बोलने वाला था, तो वो अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उत्तम पुरुष है। लेकिन जब जो व्यक्ति बोल रहा है वो अपने सामने वाले के लिए किन शब्दों का प्रयोग करेगा? वो करेगा तू, तुम, तेरा, तुझे, तुम्हें, तुमको, तुम्हारा, आप, आपका, आपको, आपने। जैसे तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? तो अब ये क्या है? तेरा नाम क्या है ना। तुम्हें 5 रुपए मिले क्या? तो यहां पे तुम्हें क्या हो गया? समझ गए बात आप? तो जैसे और आपने कुछ कहा क्या? आपने कुछ कहा क्या? तो यहां पे आपने में क्या, कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। तो सर यहां पे कुछ भी तो आया है, कुछ आया है तो कुछ पे बात करेंगे। आपको तो रेखांकित करके इसके बारे में पूछा गया तो आप तो यही बताओगे। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं। देखो ये अब सर इस वाक्य में, एक वाक्य में 2-2 3-3 सर्वनाम आ जाए, हम कौन सा करना है? तो ये सारी प्रैक्टिस की चीजें हैं। और प्रश्नोत्तरी जो है वो इस वीक तो नहीं, ये वीक कंप्लीट हो जाए और आपके जैसे क्रिया यहां कंप्लीट हो जाएगी ना, उसके बाद मैं ऑब्जेक्टिव प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करूंगा। और ऑब्जेक्टिव में आपके टॉपिक यही तो है, जो नियमित पढ़ रहे हैं ना उनको फायदा क्या मिलेगा कि जैसे एक मतलब व्याकरण तो हो ही रही, आदि व्याकरण होने के बाद प्रश्नोत्तरी जब स्टार्ट हो जाएगी तो इन क्लासेस में तो वो आगे वाली व्याकरण पढ़ेंगे, लेकिन फिर प्रश्नोत्तरी वाली क्लासेस में उनकी जो पीछे वाली क्लासेस उनका रिवीजन होता चलेगा। तो एक पता लग जाएगा कि हाँ अब हम व्याकरण में तो हारेंगे नहीं, अब हमारे लिए जो है वो साहित्य रहा है, काव्य शास्त्र रहा है। तो साहित्य की क्लासेस मैंने आपको बता ही दिया, डेली शाम को 8:30 बजे एनडीसी क्लासेस जो है उस पर मैं करवाता हूँ, अपलोड करता हूँ। और अभी लगभग 32 क्लास हो चुकी है, 33वीं क्लास जो है शायद आज होगी। निराला को लेकर क्लास चल रही है ना, जयशंकर प्रसाद तक हुआ है। अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये एक ऐसी क्लासें होंगी साहित्य की जो कभी भी पुरानी नहीं होंगी, यानी इसमें वो कंटेंट बताया है, वो कंटेंट याद करवाया है कि कभी पुरानी नहीं होंगी। आप आज से 6 महीने बाद भी पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये नई क्लासेस है ना। तो अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों का प्रयोग वक्ता या लेखक किसी अन्य के लिए करता है। अब मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले, मैंने तुमसे बात करते हुए कहा कि तुम उसकी बात मत माना, उसकी मतलब वो तीसरा व्यक्ति अन्य है। तो जैसे वह, वे बहुवचन हो गया, यह, ये, उसका, यहाँ पे इनका प्रयोग नहीं होता है। यूं मान लीजिए एकदम ये किताबों में लिख देते हैं और हम भी छाप देते हैं, उसका, उनका, इसे, उसे, इन्हें, उन्हें। ठीक है, मतलब एकदम न के बराबर कह सकता हूं मैं, न के बराबर प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है कि गलत ही लिख दिया, बल्कि न के बराबर प्रयुक्त होता है। और कहां होता है, कहां नहीं होता है, इनका और निश्चयवाचक में अंतर कैसे स्पष्ट करें, वो भी सारी चीजें क्लियर होगी। तो इसे, उसे, इन्हें, उन्हें, उसको, उनको, ये सारे जो कौन सा सर्वनाम कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आपके अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम में। समझ गए बात आप? वह, वे, उसे, ठीक है ना, बल्कि वह, वे, उसे, उनका, उनका लिख दिया। चलो सारों का बहुवचन बनाना जरूर थोड़ी आगे बता देंगे, ठीक है ना। मैं बता दूं ये किताबों में लिख दिए हुए होते हैं, बाकी इनका प्रयोग इसमें नहीं होता है क्योंकि ये फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, इसको मैंने साफ साफ लिख दिया, न के बराबर, बल्कि आप नहीं माने ज्यादा बेस्ट है। आदर के लिए
आपको, आपने, आपका का अन्य पुरुष में भी, अन्य पुरुष जो होता है ये पुरुषवाचक इसमें प्रयुक्त होता है। तो ये लाइन लिखने का मतलब क्या रहा, ये नोट यहां पे लिखने का मतलब ये रहा, क्योंकि आप तो है वो हम मध्यम पुरुष में पढ़ते हैं। जैसे मैंने कहा आपका नाम क्या है, तो मैंने आपका बोला, तो यहां तो आप मध्यम पुरुष हो, लेकिन कई बार आदरार्थक के लिए भी आप शब्द जो है वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। कैसे आता है वो भी हम देखेंगे। जैसे मैं मन संचालन कर रहा हूं, मैं मन संचालन करते समय आपसे संबोधित कर रहा हूं, मैंने कहा आप सभी का यहां स्वागत है, अभिनंदन करता हूं, तो आप क्या, मध्यम पुरुष, मैंने आप बोला ना। अब मेरे पास में मान लो अटल बिहारी जी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह बैठे हैं, तो मैं कहूँगा आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। फिर मैं जब इन्होंने क्या उपलब्धियां हासिल की, तो मैं कहूँगा आपका जन्म इस सन में हुआ, आपने ये काम किया, आपने विज्ञान के क्षेत्र में ये उन्नतियां, तो अब मैं बोलूंगा कि आपने ये किया, आपने ये किया। तो अब मैं आपने शब्द आप लोगों के लिए थोड़ी प्रयुक्त कर रहा हूं, मैं जो मेरे पास जो तीसरा व्यक्ति बैठा है मैं उसके लिए प्रयुक्त कर रहा हूं। तो वहां पर होता है, कौन सा होता है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। समझ आई बात आप। जैसे अटल जी सच्चे स्वतंत्रता सेनानी हैं, आपका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। ठीक है, तो अब ये जो आपका है ना, यहां अन्य पुरुष है। आप आजकल दिल्ली में रहते थे, आपको वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो अब ये जो आप, आपको वगैरह शब्द आए ना, ये अन्य पुरुष के हैं, ना कि मध्यम पुरुष के। मध्यम पुरुष जो होगा वो एकदम सीधा डायरेक्ट होगा, और अन्य पुरुष में तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होगा, जो हमारे बीच उपस्थित हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे आप लोग जब कवि परिचय, लेखक परिचय पढ़ते हो तो लिखा हुआ होता है जयशंकर प्रसाद, है ना, 1889 1937 ये लिखा होता है। तो फिर क्या लिखो, आपका जन्म 1889 ईस्वी में हुआ। मुंशी प्रेमचंद, आपका जन्म 1880 ईस्वी में हुआ, आपका निधन 1936 में हुआ। आपने एक युग प्रवर्तक जो है काव्य या युग प्रवर्तक उपन्यास गोदान लिखा। तो अब ये जो आप शब्द आ रहा है, मुंशी प्रेमचंद तो है ही नहीं संसार में, तो ये आप शब्द उनके लिए आदरार्थक आ रहा है उस तीसरे व्यक्ति के लिए। तो वहां पर अन्य पुरुष में क्या होता है, आप आदरार्थक आता है। और आप जो है ना वो 3 बार आता है, मैं आपको यहीं पर बता दूं, ये लीजिए, ये 3 बार आ गया, ये देख लीजिए, ये रहा। पहले तो मैं इसी आप पर चर्चा करूंगा, 1 आप, 2 आप और 3। पूरे सर्वनामों में 3 आप आता है। सबसे पहले ये जो आप आता है, ये आता है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, इसको अंग्रेजी में अगर कन्वर्ट करते हैं तो यू शब्द आता है। जैसे मैंने पूछा कि आपका क्या नाम है, तो योर नेम, आपका यानी योर नेम, तो आप, ठीक है। ये दूसरा जो आप आता है, समझ गए बात आप, ये आप जो आता है, यू मान लीजिए हिज, है ना, हिज की तरह आएगा, मतलब तीसरा व्यक्ति ना उसका, तो एक तरह से हिज को संबोधित कर, तीसरे व्यक्ति को संबोधित करेगा। ये आप जो आता है, इसमें यूं मान लीजिए मैं मेरे लिए कर रहा हूं तो माई सेल्फ, ठीक है। इसी तरह से योर सेल्फ, समझ गए, ये थी। अब आप अंतर समझे। सबसे पहले ये आप, आपने, स्वयं, खुद। तो मैं यह काम अपने आप कर लूंगा, तो क्या मतलब हुआ कि मैं ये काम जो करूंगा वो माई सेल्फ यानी मैं खुद कर लूंगा। तुम यह काम स्वयं कर लो या तुम यह काम आप कर लो, मैं क्यों करूं, आप अपने आप करो। तो आप मतलब तुम ये काम योर सेल्फ, खुद करो। रमेश यह काम खुद कर लेगा, अर्थात रमेश यानी हिज सेल्फ, खुद ही कर लेगा। सीता खुद कर लेगी यानी हर सेल्फ। समझ रहे हो बात आप। तो ये जो निजवाचक में सर्वनाम आते हैं, इन शब्दों का प्रयोग कर्ता के स्वयं के लिए किया जाता है। याद रखना, ये लाइन को पकड़ना, कर्ता के स्वयं के लिए होता है, वक्ता वगैरह के लिए नहीं। कर्ता, अगर कर्ता मैं है तो ये उनके लिए है, तुम है तो उनके लिए है, और रमेश है तो ये उनके लिए है। तो ये निजवाचक सर्वनाम के तीनों जो शब्द होते हैं, आप वगैरह, ये कर्ता के स्वयं के लिए होते हैं। समझ गए बात आप। अब बात करते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम की। किसकी बात करते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में दिमाग में 2 ही चीज ध्यान रखो, एक है निकट यानी यह, एक है दूर यानी वह। निकट, देखो आप जब किसी चीज पर स्वामित्व दर्शाओगे और उसके प्रति निश्चितता प्रकट करोगे, जैसे क्लास में आप बैठे हो तो उन्होंने कहा यह मेरी पुस्तक है, आपने जोर दिया, बोला यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी साइकिल है, यह मेरा, समझ, यह मेरा पेन है, इस तरह से।
जब दूर है वस्तु, वो देखो वो देखो वो देखो, वह मेरा घर है। अब आपने किसके लिए प्रयुक्त किया? वस्तु के लिए। वह मेरा घर। आप सड़क से जा रहे हो और हमने देखा वो देखो तेरे को लाल वाला जो मकान दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो वो दिखाई दे रहा है, हाँ वह मेरा मकान है। वो देखो वो देखो वह मेरी साइकिल। आप इस भाव को समझे, निकट है यह, दूर है वह, बस इतना सा समझ ले, गड़बड़ कभी नहीं होगी। जैसे दूरवर्ती या निकटवर्ती प्राणियों, याद रखना प्राणियों, व्यक्तियों के लिए नहीं, प्राणियों के लिए मोस्टली। अब प्राणी में व्यक्ति भी आ जाता है, ठीक है। अब किताबों में बहुत सी गलतियां हैं, कई किताबों में, उन गलतियों को जब निकालने का प्रयास करते हैं तो रामायण ये हो जाती है कि हम जो हैं इतने बड़े नहीं हुए अभी कि एकदम खुद को ये साबित कर हमने जो बोल दिया वो सर्वे सर्वा है। तो ये दिक्कत आती है, इसीलिए मैं फॉलो जो करते समय कुछ चीज़ें डाउट बता देता हूँ। और साथ में जैसे मैं बात करता हूँ, मैं अक्सर पढ़ाते समय, कई स्टूडेंट रेगुलर होंगे उनको पता है, मैंने विशेषण बताए तो मैं कहता हूँ भाई विशेषण जो हैं उसके 4 भेद होते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी रचना प्रबोध किताब में 5 भेद हैं। तो बोला सर सही कौन सा मानना है? सही इसे मानो। क्यों? ये ऑथेंटिक है। मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ। समझ के बात? मैं ऑथेंटिक नहीं हूँ, लेकिन 5वां मान लिया व्यक्तिवाची विशेषण, किताबें मान रही है तो मानो फिर आप, क्योंकि आपको बाई चांस रेट लगानी पड़ गई तो आप ये लगाओगे, मेरी वाली बात कोई नहीं मानेगा। इसलिए मैं आपको दोनों चीजें, सही और सिलेक्शन के लिए क्या है वो दोनों बता देता हूं। ठीक है, आप देखिए यह बहुत सुंदर है। आप कहीं कुछ देखने गए और देखा अरे यार कितना सुंदर है, यह बहुत सुंदर है, नजदीक है यह, वह तो राम। अरे यार वो कौन है? वह तो राम है। इतनी देर में पहचाना ही नहीं मैंने, इतनी देर, वह तो राम है, दूर है। ठीक है, केवल यही मुझे पसंद है। देख इतने आपको लेडीज कपड़े देखने जाती है, कोई ड्रेस वगैरह देखने, भाई मुझे तो केवल यही पसंद है। आपने क्या दिया? निश्चितता की जोर दिया। जोर जब दिया यही, मुझे तो यही पसंद है, मैं तो यही लूंगी, चाहे ये 5000 का सूट क्यों ना हो, मैं तो यही लूंगी, 500 वाला नहीं लेना। ठीक है, जैसे कई बार बच्चे लड़ते हैं तो बच्चा क्या बोलता है? इसी ने मुझे मारा था। वो क्या कहना चाहता है? इसी ने मुझे मारा था। इसी ने, इस ही ने। क्यों? इसी कैसे बना? यह से इस, और इस में जुड़ा ही तो बन गया क्या? इसी। ये लो साहब, तो इसी ने मुझे मारा था। अब कई बार क्या होता है, ये आ जाता है इसी, और पूछते हैं सर्वनाम कौन सा है। अब सोचते हैं यार वो तो मैं जिंदगी में पढ़ी को नहीं, सर्वनाम इसी बेरकट है। तो ये इसी, ऐसे जैसे उसी का काम लगता है ये। अब कोई माजड़ो हुए है ना, कोई मेरे जैसा होता है जो हर बार बदमाशी जहां होती है वहां हम जरूर होते हैं। अब कई बार नहीं होते हैं वहां, और कोई तोड़फोड़ हो गई तो भी क्या बोलेगा? यार मुझे तो ये उसी का काम लगता है, उसी। अब वो यहां नजदीक नहीं है, वो है कहीं और, दूर है, लेकिन क्या उसी, लेकिन निश्चितता जरूर है उसके प्रति, तो मुझे तो ये काम उसी का लगता है। तो ये हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। इसी ने मेरी जान बचाई। अरे इसी ने बचाई है, इसी ने, उसने नहीं बचाई, इसी ने बचाई। तुम ही तो, अब देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी, एज फार एज मैं जहां तक समझता हूं। तुम ही तो कल आने का बोल रहे थे। अब देखिए तुम सर्वनाम, ये तो मध्यम पुरुष का है सर, लेकिन जैसे ही किसी भी सर्वनाम के आगे, जैसे तुम, जैसे उस, जैसे इस, अब ये रूप किसके हैं? ये वह का रूप है, ये यह का रूप है। ठीक है, अगर इनके बाद ही लग जाता है और फिर ये तुम ही, इसी वगैरह हो जाते हैं, तो फिर ये क्या हो जाते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी ने मेरी जान बचाई थी, तुम ही तो कल आने वाले थे। तो यहां पर भी निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। कहीं इन शब्दों को पकड़ के मत बैठ जाना कि बस इतनों में सर्वनाम होता है निश्चय। मैंने आदि इसीलिए लिखा है ताकि इसमें आपको पता चले कि तुम ही में भी निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तुम्हारी पुस्तक यह नहीं वह है। क्या है? वह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह नहीं है, वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। दूर के लिए, नजदीक के लिए, दूर के लिए वह, नजदीक के लिए यह। यही खेल आपको समझना पड़ेगा। ये खेल समझ गए तो कभी भी आपका कोई भी प्रश्न सर्वनाम में गलत नहीं होगा। पिछले शायद 2015 के बाद आज 23 चल रहा है, 8 साल हो गए है ना, जहां तक मैं समझता हूं आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कभी कंपटीशन में बैठे और इस मतलब टॉपिक तैयार करना किसे कहते हैं कि फिर मजाल है उसमें से क्वेश्चन जो हैं वो गलत हो जाएं। यही तो बात होती है।
आप मान के चलें, जैसे मैं छोटा सा एक आपको बताना चाहूँगा उदाहरण, है ना, कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था सेकंड ग्रेड में, उस वक्त हिंदी में 136 क्वेश्चन जो हैं वो राइट हुए थे। 150 में से 136 क्वेश्चन। अटेंड कितने किए थे? 144। 6 क्वेश्चन छोड़ दिए थे, जिनमें से 5 क्वेश्चन राइट लगा के छोड़े थे। डर लग गया था। क्यों लग गया था डर? इसके पीछे भी रीजन होता है। तैयारी बहुत सॉलिड थी। मैंने मेरे जो गुरुजी थे उनसे बोला, मैंने सर आपका जब सिलेक्शन हुआ था फर्स्ट ग्रेड में कितने क्वेश्चन राइट थे? मेरे गुरुजी ने कहा 131, 131। मैंने उसी वक्त कहा मेरा कंपटीशन इन क्लासेस में बैठे हुए एक भी लड़के से नहीं, मेरा कंपटीशन आपसे है, और सर मैं आपसे एक क्वेश्चन भी ज़्यादा सही करे सही करूँगा। तो वो हंसे थे, बोला मैं भी यही चाहता हूँ, क्योंकि सच्चा गुरु वही होता है। तो सच्चा गुरु वही होता है जो हमेशा अपने स्टूडेंट को अपने से आगे देखना चाहिए। और जब मेरा पेपर दे के आया तो उन्होंने सबसे पहले मेरा पेपर ही मंगाया, बोला मैं तेरे पेपर चेक करूंगा, बोला 136 राइट है, कोई नहीं काट सकता। और यही हुआ था। 100 मतलब मेरी तैयारी क्या थी मैं आपको बताऊं, कि जब सेंटर में गए तब मेरे एक दो जानकार भी थे वहां पे, तब मैंने उनसे पूछ लिया था, मैंने कहा आपकी तैयारी कैसी है? हम पूछते भी, आप लोग भी पूछते हो कि तैयारी कैसी है? तो उन्होंने ऐसे एटीट्यूड दिखाया और बोला ठीक है। मैंने कहा भाई ठीक है भाई, इनकी तैयारी ज़्यादा होगी क्योंकि अकड़ थोड़ी ज़्यादा है ना, थोड़ी अकड़ ज़्यादा है, आज तैयारी ज़्यादा हो वाली। मैं चुपचाप चला गया। मैंने कहा छोड़, अपने परीक्षा में क्या माइंड खराब नहीं करना चाहिए, टेंशन नहीं लेनी चाहिए, मुस्कुराकर बेइज्जती को भी भुला दो, यूँ होता है। पेपर में बैठे 2x3 की टेबल मिलती है अपने को। मैं सोच के गया था कि मुझे उस 2x3 से आसपास की कॉपियों में नहीं झांकना है, मास्टर क्या कर रहा है झांकना नहीं है, क्योंकि वो सेंसिटिव समय होता है। एक एक क्वेश्चन, एक एक सेकंड हमारे लिए कीमती होता है। और उसी समय जो है पेपर अटेंड करते 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 कब 3 घंटे होने लगे मुझे पता नहीं चला। गलती से लास्ट समय में क्या हुआ कि मेरी नज़र थोड़ी सी कॉपियों पे पड़ गई, तो मैंने देखा लोग वो गोले कम काले कर रहे हैं और मैं तब तक 140 क्वेश्चन जो गोले काले कर चुका था। तो मुझे लगा अरे यार मैं कुछ ज़्यादा ही अटेंडिंग कर रहा हूँ, फिर से चूक जाएगा। और यही गलती मैंने की कि मैं 150 अटेंड नहीं किया। उस दिन मेरी तैयारी दी थी, मुझे 150 में से भाई इतने सही हुए तो आप मान ही सकते हो कि मुझे क्वेश्चन तो आते ही थे ऑब्वियसली। मुझे 150 में से 149 क्वेश्चन पढ़े हुए आए थे। समझ रहे हो मेरी तैयारी? 149 क्वेश्चन मेरे पढ़े हुए आए थे कि हाँ मुझे पता था ये कहाँ से आया क्वेश्चन। और इसीलिए ये था, जो त्रुटियां हुई ना वो गलती से हुई। जैसे हमने पुष्प जो है पर्यायवाची है तो उसको गलती से ढंग से पढ़ा नहीं, क्योंकि देखो मैंने कहा ना कुछ एक क्वेश्चन ऐसे वो देते हैं जिसमें हम मात खा जाते हैं, और वो समय भी ऐसा होता है हॉल का। और यही था कि मैंने उनको देखा और मैंने वो 6 क्वेश्चन छोड़ दिए। मैंने कहा मरने से ज़्यादा माइनस मार्किंग के चक्कर में जाएंगे नहीं करना। बाद में घर आके पछतावा बहुत हो, मैंने कहा यार 5 क्वेश्चन सही हो जाते, लेकिन अफसोस कोई बात नहीं, सिलेक्शन उसमें भी हो चुका था क्योंकि अच्छा स्कोर था। यही चीज़ होती है। आप आसपास मत देखो कभी भी, आपकी तैयारी पे विश्वास रखो कि मैं जो पढ़ के आया हूँ, क्योंकि आपने 4 बार सिलेबस किया है और सिलेबस एक बार 4 बार कर लिया, इसका मतलब आपने उसका निचोड़ निकाल लिया। सिलेबस करना अलग चीज़ होती है और वास्तव में गजब तरीके से करना अलग चीज़ होती है। इस बात को भी ध्यान रखना, सिलेबस करने में भी अंतर होता है। तो तैयारी अगर करना चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो ना, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वैकेंसीज आ रही है, ऐसा ही आ रही है, तो याद रखना इस तरीके से पढ़ना कि बस लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम भी रोने को मजबूर हो जाए और हर शब्द में वो दर्द पैदा करो कि लोग पढ़ने को मजबूर हो जाए। तो ठीक ऐसे ही मैं उल्टा कहूँगा कि पढ़ो तो कुछ ऐसा पढ़ो कि लोग बातें करने को मजबूर हो जाए, और हर वैकेंसी में सीट निकालो कि लोग अचंभित होने को मजबूर हो जाए। मतलब कंटिन्यू 3-4 वैकेंसीज में पेपर फॉर्म तो भरते ही हैं, सीट निकलनी चाहिए और यार वास्तव में फलान जी का छोरा बहुत जबरदस्त है। ये तैयारी होती है ना, तब जाके मजा आता है। एक एक चीज को कैसे भी प्रश्न पूछ ले। और मैं तैयारी करते हुए यही सोचा करता था, हो सकता है किसी को आज थोड़े कमेंट कर रहे होंगे कि सर अब लंबा मत खींचो भाषण, है ना, माफी चाहता हूँ, लेकिन अपने भी क्या है थोड़ा सा ये जरूरी भी है, क्योंकि आप लोग है ना विद्वान, आपकी विद्वता में कमी नहीं है, कहीं ना कहीं थोड़ी अटेंडिंग वगैरह में कमी है। तो इसलिए तैयारी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अपने आप पर विश्वास रखना और आपको वही करने की कोशिश करनी है। ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करता हूं। वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी अनिश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ, ये अनिश्चय हैं। अब कैसे? मैं घर में बैठा हूं, आराम से आईपीएल का मैच देख रहा हूं, मैंने देखा
दरवाजा बजने की आवाज आई। मैंने कहा बाहर कोई आया है, जाके देख तो। अब मुझे नहीं पता कौन आया है, लेकिन मैंने कहा बाहर कोई है। कैसे अंदाजा लगाया कि दरवाजा किसी के बजाने की आवाज आई थी, इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कोई है। अब मुझे नहीं पता कोई, यानी अंत तक जो है अनिश्चय की स्थिति रहती है। कि किसकी स्थिति रहती है? अनिश्चय। अंत तक अनिश्चय बना रहता है। कोई आया, कौन मुझे नहीं पता। मैं खाना खा रहा था, कटोरी में था और एकदम से कुछ गिरा। मैंने ऊपर देखा, मैंने कहा दाल में कुछ गिर गया। क्या गिरा? हो सकता है कोई हाथी हो, डायनासोर हो, कुछ गिरा, मुझे नहीं पता। बोला सर ऊपर कोई डायनासोर गिरा है कि हाथी गिरा? गली गली बातें करो, तुम्हें पता है कुछ गिरा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता ही नहीं है क्या गिरा। वहां इस दाल के अंदर से निकालेंगे तब पता चलेगा कि अच्छा आकार थी, पता ही नहीं। अनिश्चय है, अंत तक अनिश्चय बना है। अंत तक कब तक? जब तक दाल के अंदर हाथ डाल के निकालोगे नहीं बाहर, तब तक नहीं पता चलेगा क्या गिरा, है ना। और दाल के गर्म है, ऐसे हाथ डालना मत, जल जाएगा। किसी को भेज दो, अब जैसे किसी को भेज दो, अब किसको? किसी को। मैंने कहा किन्हीं भेज दे, XYZ, किसी को भी, अनिश्चय। जैसे मैंने देखा, मैं कहीं जा रहा था, मैंने देखा सुरेश जो है वो सड़क पर खड़ा था और घड़ी देख रहा था बार बार, और तो ऐसा लग रहा था मोहन को या सुरेश को किसी का इंतजार है। किसका? हो सकता है माताजी पिताजी बाहर से आने वाले हों, उनका वेट कर रहा है बस का, किसी का। मोहन को किसी का इंतजार है, मुझे नहीं पता किसका। किसी का किसका? XYZ, किसी का भी हो सकता है, अनिश्चय है। थाली में कुछ गिर गया, कुछ पड़ा है, मुझे नहीं पता। दाल में कुछ काला है, क्या काला है मुझे नहीं पता, अनिश्चय बना रहता है। तुम्हें किसी ने कुछ कहा क्या? तुम्हें किसी ने, मुझे नहीं पता किसने, कुछ अच्छा या बुरा मुझे नहीं पता, किसी ने कुछ कहा क्या, अनिश्चय बना। तो ये जो सर्वनाम होते हैं, ये होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। इसके साथ ही आप जानते भी हैं कि गौरव सर डेली जो GGD नाम से ऐप है सर का, ऐप पर जीके की EO RO वगैरह काफ़ी टेस्ट सीरीज जो है सर ने स्टार्ट कर रखी है। और अगर आप कोर्स करते हुए चल रहे हैं तो बराबर प्रैक्टिस करते चलिए, फ़ायदा ही होगा। ऑब्जेक्टिव जितने निकालोगे उतना फ़ायदा होता है। और बढ़िया चीज़ है कि आज कम मूल्य में जो है वो एक आपको प्रैक्टिस करने को मिल, क्योंकि इतने तो जो करते हैं, इतने तो लोग पान तंबाकू वगैरह में भी आपको पता है उड़ा देते हैं, जितनों में हम अच्छी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और ऑफ सीजन में ये चीज़ें बहुत लाभदायक सिद्ध होती है। और बहुत जल्द जो है हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन पर जो है हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज हालांकि लॉन्च हो चुकी है, हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज, जिसमें व्यवस्थित नोट्स भी मैं इस बार उपलब्ध करवा रहा हूं। पहले कभी नहीं करवाए हैं, इस बार व्यवस्थित नोट्स की बुकलेट भी दूंगा साथ में, ताकि जो है व्यवस्थित नोट्स भी आपको मिल जाएं। और ये इसी पैटर्न में लिखे हुए होंगे, ताकि आपको हाथ से लिखने की बजाय आप टॉपिक को समझने पर जोड़ दो, कुछ एक्स्ट्रा लिखाएं, वो एक्स्ट्रा नोट करते हुए चलते रहो। इसलिए अगर आप चाहो तो PDF नोट्स भी प्रिंट आउट निकाल सकते हो। हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से, और जीके की टेस्ट सीरीज, जितनी भी प्रकार की जीके की टेस्ट सीरीज है वो GGD एप्लीकेशन पर आपको मिल रही है, जिसके बारे में टेलीग्राम पर और सर जब क्लास लेते हैं तब काफ़ी सूचना देते रहते हैं, आपको अपडेट करते रहते हैं। और खुद भी थोड़ा सा अवेयर रहें कि सर क्या क्या लॉन्च कर रहे हैं। अभी आज सुबह मैंने ऐड देखा था, तब मैंने कहा सर का ऐप जो है वो ऐड करते हैं इसमें, तो बढ़िया चीज़ है, आप जरूर ज्वाइन करें। क्योंकि जीके मनोविज्ञान, जहाँ तक जीके है, ठीक है, मनोविज्ञान है, और इसके अलावा काफ़ी जो फर्स्ट ग्रेड जीके वगैरह को लेकर भी सर ने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। और अपना फिलहाल जो यूँ मान लीजिए एकदम शुद्ध हिंदी के जो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, UGC नेट का फर्स्ट पेपर और हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज जो है वो चला रखी है। तो दोनों में बिल्कुल अंतर है, डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है कि कंपटीशन, ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छी चीज़ों के लिए जो है हम इसी एक मंच पर क्यों आए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स का स्नेह प्राप्त करने के लिए, प्यार प्राप्त करने के लिए। और होता भी है, देखो कभी भी इस मंच पर आने से कभी मुझे यूँ मान लो, आप मानो कि जैसे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे, वल्लभ भाई पटेल अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे, महात्मा गांधी अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। इतिहास में सबका नाम अमर है। और इसी तरह से निःशुल्क शिक्षा में सर अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, मैं अपनी ओर से प्रयास कर रहा हूं। तो ऐसा कभी नहीं होता कि एक का नाम, बल्कि ये एक जो मतलब अच्छा कार्य है, और अच्छे कार्य में जितने ज़्यादा जो है आप योगदान दोगे, आप सब याद रखे जाओगे। यही चीज़ है, याद सिलेक्शन के बाद आपको सिलेक्शन देना है, इस बात की जिम्मेदारी आपकी है। हमारी जिम्मेदारी यहीं तक है, कंटेंट बेस्ड आपको उपलब्ध करवाएं।
ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ दिन।